Revolution। दोस्तों सेवा जोहार, मैं हूं अशोक धुर्वे और आप हैं मेरे साथ अशोक द आल मोटिवेशन चैनल में। हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। उस सब्जेक्ट का नाम है ग्लोबल वार्मिंग के लिए आदिवासी संस्कृति एक अभिशाप है। दोस्तों हमने पिछला दूसरा एपिसोड में जो चर्चा की थी, हम उसी एपिसोड के आगे तीसरे एपिसोड के इस अंक में चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने सिवनी जिले के कुछ वीर सपूतों के बारे में कुछ जानकारियां दी थी, जिन्होंने जल जंगल और ज़मीन के लिए अपने बलिदान दिए थे। उसी तरह अनेकों वीर सपूत हुए हैं जिन्होंने जल जंगल और ज़मीन की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिए और इस पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए ससम्मान उनकी सेवा और रक्षा की है। आज हम बात करेंगे छिंदवाड़ा जिले के वीर सपूतों के बारे में। जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का पातालकोट, जहाँ प्रकृति पुत्र के रूप में एक आदिवासी योद्धा का नाम प्रचलित है, जिन्हें बादल भोई के नाम से जाना व पहचाना जाता है, जिनके नाम से जिला मुख्यालय में एक म्यूजियम का नामकरण भी बादल भोई म्यूजियम के नाम से रखा गया है। इन सभी के इतिहास का अध्ययन बताता है कि ये सभी वीर सपूतों ने प्रकृति की रक्षा, सुरक्षा एवं सेवा के लिए संघर्ष करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। उसी कड़ी में भारत के प्रमुख वीर सपूतों का नाम याददाश्त के लिए लिखना जरूरी होगा। वीर सिधू कानू, कोरकू, टंटिया भील, बिरसा मुंडा जैसे महान नायक, जिनका इतिहास किताबों के पन्नों में काफ़ी संघर्ष के बाद लिखा जाता है। वैसे तो बहुत सारे वीर सपूत हुए हैं जिनका यहाँ जिक्र करना संभव नहीं है, जिन्होंने प्रकृति की रक्षा सेवा के लिए अनेकों तरह से सत्याग्रह किए हैं। इनकी तरह भारत ही नहीं अपितु विश्व स्तर में आदिवासी वीरों की गाथाएं भरी पड़ी हैं, जिनके शोध की जरूरत है। प्रत्येक वीर बलिदानी आदिवासी योद्धा का इतिहास किसी रानी, किसी महल या किसी एक साम्राज्य को बचाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है, बल्कि उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपने प्राकृतिक साम्राज्य को, जंगलों को, जल स्रोतों को, जमीनों को बचाने के लिए सत्याग्रह किए, ताकि हमारे प्राकृतिक स्रोत बचेंगे तो हमारा जीवन अर्थात संपूर्ण जीवों का जीवन बचेगा। आदिवासी प्रकृति प्रेमी है, यह इतिहास भी कहता है। आदिवासी संस्कृति प्रकृति में बसती है, यह उनके रहन सहन और वातावरण से पता चल जाता है। अर्थात पर्यावरण इनके रगों में रचता बसता है और ये आदिवासी जंगलों में है, इसलिए पर्यावरण भी इनके कारण सुरक्षित है। पर्यावरण को बचाना है तो आदिवासी को बचाना होगा, उनकी संस्कृति को बचाना होगा। प्राचीन एवं रूढ़िवादी परंपरा को समझने के लिए दार्शनिक गुरु पाहंदीपारी कुप्पार लिंगों के दर्शन को समझना होगा, जिन्होंने प्रकृति की रक्षा सुरक्षा प्रणाली को बचाने के लिए रूढ़िवादिता को जन्म दिया। दार्शनिक गुरु पाहंदीपारी कुप्पार लिंगों की देन है, जिन्होंने आशावादी लोगों को संस्कारित करने के लिए कोया पुनेम दर्शन अर्थात टोटम व्यवस्था जैसा एक मार्ग दिखाया, जिस पर चलकर आदिवासी कहे जाने वाले आशावादी लोग इस प्रकृति की रक्षा सेवा रूढ़िवादी होकर जन्म जन्मांतर तक करते रहेंगे। आदिवासियों का जीवन जन्म से लेकर मरने तक प्राकृतिक अवमूल्यों की रक्षा सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें, इस हेतु उन्हें संस्कारित करता है। आदिवासी रूढ़िवादी
परंपरा जन्म संस्कार से लेकर मरण संस्कार तक प्रकृति की रक्षा सेवा के मानकों के ध्यान में रखकर परंपरा का निर्वहन करते हैं। इन्हीं रूढ़िवादी परंपरा को संधारित रखने का दर्शन कोया पुनः दर्शन कहलाया। रूढ़िवादी शब्द से ही जान सकते हैं कि कभी भी ना बदलने वाला, अर्थात सत्य कभी भी बदलता नहीं है। प्रकृति एक सत्य है। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, उसे पश्चिम से चाहकर भी नहीं उगाया जा सकता है, यही सत्य है। सूर्य की इस क्रिया को रूढ़िवादिता कहेंगे। सूर्य और चंद्रमा की दशाओं पर कभी बदलाव नहीं हो सकता। इन्हीं क्रियाओं, इन्हीं दशाओं के अमूल्यों पर आधारित आदिवासी संस्कृति में संस्कारों का निरंतर निर्वहन होता है। यही सत्य को मानने और उस पर सतत चलने की परंपरा को पुनेम अर्थात पुई धन नेम बराबर सत्य मार्ग कहा जाता है। पुईंदा, यह गोंडी शब्द का अर्थ जानना होता है। जिस भी वस्तु स्थिति को देखकर, सुनकर, सूंघकर, छूकर और महसूस कर जानते हैं, वही सत्य है। आँख से देखकर, कान से सुनकर, नाक से सूंघकर, त्वचा से छूकर, रोम से महसूस कर, जैसे ठंडी गर्मी को रोम छिद्रों से ही महसूस किया जाता है। इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों से जानने की प्रतिक्रिया सत्य है। आदिवासी संस्कृति के आधार पर जिन वस्तु स्थिति को जानते हैं, पुईंदा अर्थात जानना, वही पुनेम है, जिसकी रक्षा सेवा करना और सतत करते रहना। इसलिए पुनेम दर्शन को जीवित रखने की परंपरा है। पेड़ों वृक्षों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, इसलिए आदिवासी संस्कृति के टोटम व्यवस्था अर्थात गोत्र नियमों में पेड़ पौधों को रक्षित करने की, उन्हें संरक्षित करने की व्यवस्था बनाई गई है। जैव विविधता को ध्यान में रखा गया है ताकि टोटम व्यवस्था के अनुसार 750 गोत्र में 700 प्रजाति के पेड़ों वृक्षों की हर एक को अलग अलग वृक्षों की रक्षा सेवा की जिम्मेदारी दी गई है। उसी तरह 750 प्रकार के गोत्र अर्थात एक पशु, एक पक्षी, एक पर्वत, मट्टा को उनके आराध्य के रूप में सौंपकर उनकी रक्षा सेवा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस तरह टोटम व्यवस्था आदिवासी संस्कृति एक अमिट पहचान है। प्रकृति को मानने वाले आदिवासी अपने तीज त्योहार भी प्रकृति की रक्षा का ध्यान रहे, इस हेतु परंपरागत रूप से प्रकृति आधारित मानता है। आदिवासी अपने तीज त्योहार की गणना समय आधारित ही नहीं बल्कि अपने जीवन मूल्यों से जुड़े प्राकृतिक स्रोतों के अवमूल्यों की प्राप्ति को सर्वप्रथम प्रकृति को समर्पित भावनाओं से प्रदान करना एवं उनके मुख्य तीज त्योहार में नई फसलों को आने की खुशियों को प्रत्येक ऋतु में मानने की परंपरा है। आदिवासी परंपरा के अनुसार फसलों की बुआई अथवा प्राप्ति का अवसर हो, अच्छी फसल उत्पादन होने पर सामाजिक रिश्तों को निभाने का अवसर हो, ऐसे सभी अवसर प्रकृति के अधीन रीति रिवाज से सांस्कृतिक रंगों से सराबोर खुशियों का इजहार बिना किसी चिंता के सब कुछ प्रकृति को समर्पित भाव के साथ ही इनके प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। फसलों, वृक्षों से फलों, प्राकृतिक संसाधनों एवं पशु पक्षियों से जीवन मूल्यों का अवसर प्राप्त होता है, इसलिए उनकी पूजा अर्चना अर्थात उनकी सेवा का ससम्मान पूर्वक हमेशा ध्यान रखने का संकल्प लिया जाता है। प्राकृतिक पद्धति आदिवासियों की प्रमुख परंपरा है, अर्थात प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी विधि का पालन करना इनकी परंपरा में नहीं है। किंतु आज बाजार व्यवस्था के संपर्क में आकर
इनकी प्राकृतिक परंपरा खतरे में है। इनके द्वारा की जाने वाली प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक उत्पादन को विज्ञान की घातक पद्धति, जिसे आधुनिकता के नाम पर तबाह किया जा रहा है। इस आधुनिक पद्धति ने मानव जीवन को ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीव जगत को एक खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज मानव इस आधुनिकता से ऊब कर प्राकृतिक स्रोतों की तलाश में जुट गया है। यही प्राकृतिक स्रोत इस आधुनिक मानव के लिए अब इको फ्रेंडली उत्पाद के नाम से बाजार में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इको फ्रेंडली सिस्टम यह भी एक बाजारू शब्द है, जिसकी उपलब्धता को बाजारू आधुनिक मानव द्वारा इसे यूनिक, दुर्लभ बताकर व्यापार किया जा रहा है। जबकि जंगलों में रहने वाले आदिवासी का यह प्राकृतिक उत्पादन या सिस्टम रोजमर्रा की जिंदगी है। किसी भी तरह का प्राकृतिक उत्पादन हो या सिस्टम हो, आज इस आधुनिकता के जहर और उसके कहर से बचने का एकमात्र उपाय है। प्राकृतिक जीवन पद्धति अर्थात आदिवासी संस्कृति आज ग्लोबल वार्मिंग से बचने का एकमात्र उपाय है। यही सत्य है। वैश्विक बाजार में आज दुनिया नए जीवन की नई तलाश कर रही है। दुनिया के सभी देश ग्लोबल वार्मिंग से बचने का उपाय खोज रहे हैं। क्या है ग्लोबल वार्मिंग? क्यों भयभीत है दुनिया इस नाम से? नाम की परिभाषा से ही समझ आता है कि दुनिया का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया के जलने का डर नहीं बल्कि डूबने का सदमा जरूर लगा है, क्योंकि दुनिया में विद्यमान हिम पर्वत, ग्लेशियर पर्यावरण के चक्र को निर्धारित करते हैं। आज वे ही खतरे में हैं। तापमान बढ़ने से हिम पर्वत तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके कारण समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे पठारी देशों के डूबने की आशंका भयावह होती जा रही है। वहीं पर्वतीय देश जहां प्रकृति का खजाना जंगलों में बसता है, जो जीव विविधता के लिए बड़ा संसार माना जाता है, ऐसे संसार को ग्लोबल वार्मिंग के चलते जलने के लिए बाध्य किया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया की स्वास्थ्य समस्या गहरा रही है, जिसके कारण दूसरी व्यवस्थाएं प्रभावित होती जा रही हैं। कहीं ना कहीं इन अव्यवस्थाओं के प्रभाव से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। वहीं बढ़ती आबादी के चलते मानवीय अधिकारों की प्रतिपूर्ति के लिए दुनिया की सरकारों को विभिन्न तरह से जूझना पड़ रहा है। देश दुनिया की आबादी को नियंत्रण में करने के लिए विभिन्न नीतियां बनाई जा रही हैं, जो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह से मानवीय संवेदनाओं को प्रभावित कर रही हैं। नकारात्मक प्रतिकारों का प्रभाव जनता एवं उस देश की सरकार दोनों को प्रभावित करती है। इसलिए दुनिया के सभी देश इन वैश्विक समस्याओं पर एकजुट होकर विचार कर समाधान खोजते हैं, ताकि इन समस्याओं से निपटने के लिए वैश्विक नीतियों पर काम किया जा सके। जनसंख्या नियंत्रण और प्लास्टिक पॉलीथीन दुनिया की बड़ी समस्या के रूप में देखी गई, जिस पर विचार कर पॉलीथीन को बैन करने का निर्णय लिया गया। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई कानून बनाए गए। उसी निर्णय के तहत सिंगल यूज पॉलीथीन को बैन करने एक अधिनियम बनाकर देश को इस प्रदूषण से बचाने के लिए मुहिम चलानी पड़ी है। पॉलीथीन कई मायनों में कहीं न कहीं पर्यावरण को प्रदूषित करने में बड़ी भूमिका अदा करती है। जैसे पॉलीथीन जमीन में जल प्रवाह अथवा जल अवशोषण की क्षमताओं को प्रभावित कर जल संकट के लिए भी जिम्मेदार है। पॉलीथीन की ज्वलनशील क्रिया खतरनाक गैस को निष्पादित कर पर्यावरण को प्रभावित करती है। वहीं ओजोन परत को क्षति पहुंचाने में सहायक है। साथ ही एसिड वर्षा के लिए पॉलीथीन की विशेष भूमिका होती है। जहरीली गैस इन्हीं तत्वों से निकलकर वायुमंडल में एक चादर की तरह विद्यमान होकर वर्षा काल में वर्षा की बूंदों के साथ घुलकर एसिड वर्षा के रूप में नीचे आकर पेड़ पौधों, फसलों एवं स्वास्थ्य समस्या को प्रभावित करती है। अनेकों समस्याओं का कारण पॉलीथीन है, इसलिए शायद वैश्विक चिंता का कारण भी वही है। इसलिए इससे बचने के अनेकों उपाय खोजे जा रहे हैं।
इन्हीं उपायों में इसके विरुद्ध इको फ्रेंडली उत्पादों का प्रचलन बाजार में लाने का निर्णय लिया गया है, ताकि पॉलीथीन के प्रभाव से बचा जा सके। इको फ्रेंडली सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जो हमें प्राकृतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। दुनिया को उस ओर लौटना होगा जहां से मानव जीवन की शुरुआत हुई है। प्राकृतिक संसाधनों का बेहताशा दोहन अब इनके भंडारण क्षमता को चुनौती दे रहा है। जिस तरह एक शोध में बताया गया कि कोयला की भंडारण क्षमता कुछ ही 40-50 वर्षों में समाप्त हो सकती है, जबकि कोयले से बिजली का उत्पादन सुनिश्चित होता है और बिजली आज हमारी महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है। उसी तरह घरेलू गैस, डीजल, पेट्रोल की भंडारण क्षमता कम होती जा रही है। शोध के अनुसार इनके भंडारण की क्षमता 100 से 150 वर्ष ही रह गई है। भंडारण की क्षमताएं उसकी उपयोगिता पर कम अथवा ज़्यादा भी हो सकती हैं, किंतु यह निश्चित है कि प्राकृतिक भंडारण समाप्त होंगे, क्योंकि इनके उत्पादन की प्रक्रिया प्राकृतिक है। वहीं करोड़ों वर्षों में इनका भंडारण सुनिश्चित हो पाता है। साथियों, आज के इस अंक में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। अगले अंक में फिर मिलेंगे हम। तब तक के लिए सेवा जोहार।